हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के थर्ड वीडियो में। इस सीरीज में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के हर एक पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट के दो वीडियोस में हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड और एंग्लो नॉर्मन पीरियड पर बात की है। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मिडिल इंग्लिश पीरियड 3 पार्ट्स में बंटा हुआ है और ये हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड बिफोर चौसर, इसके बाद आता है एज ऑफ चौसर और आखिर में एज ऑफ रिवाइवल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे जो है एज ऑफ चौसर। चौसर के बारे में बात शुरू करने से पहले हमारे लिए इस दौर के मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है और इनमें सबसे पहले मैं बात करूंगा 100 ईयर्स वॉर की। इस वॉर का नाम 100 ईयर्स वॉर इसलिए पड़ा क्योंकि यह लड़ाई 100 सालों तक चलती रही। 100 ईयर्स के इस टाइम पीरियड में बहुत सी छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ी गईं जिन्हें एक साथ 100 ईयर्स वॉर के नाम से जाना जाता है और ये वॉर लड़ी गई थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में हार गया था और क्योंकि इंग्लैंड अपने अंपायर को वापस पाना चाहता था इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये लड़ाइयां चल रही थीं। एक और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट था ब्लैक डेथ। ये एक महामारी थी जिसने सिर्फ 5 सालों में ही यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन की जान ले ली थी। तो इस ब्लैक डेथ फेमाइन और 100 ईयर्स वॉर की वजह से बहुत से लोग मुश्किल में पड़ गए थे क्योंकि एक तरफ तो महामारी की वजह से आम लोगों की इनकम बहुत कम हो गई थी और उनमें से बहुत से लोगों की जान भी जा रही थी और दूसरी तरफ 100 ईयर्स वॉर चल रही थी जिसे फंड करने के लिए नोबेलमैन आम जनता को और अधिक टैक्स देने के लिए मजबूर कर रहे थे जिससे कि वो अपनी लड़ाई लड़ सकें। इन सब वजहों से आम जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और आखिरकार इस नाराज़गी ने एक विद्रोह का रूप ले लिया जिसे पीजेंट रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर जेफरी चौसर की। इंग्लिश लिटरेचर में जेफरी चौसर के इम्पैक्ट को इसी आधार पर समझा जा सकता है कि एक एंटायर एज का नाम उनके नाम पर पड़ा है। आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि 1343 से 1400 एडी तक के समय को एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है क्योंकि 1343 के आसपास ही जेफरी चौसर का जन्म हुआ था। उनके जन्म का एग्जैक्ट ईयर हम लोग नहीं जानते हैं। चौसर ने न केवल 100 ईयर्स वॉर में पार्टिसिपेट किया था बल्कि उन्होंने एंटायर यूरोप का एक्सटेंसिवली एक्सप्लोरेशन भी किया था। अपनी इन यात्राओं के दौरान ही वो बहुत से नए लोगों से मिले और उनके पर्सपेक्टिव को समझा और फाइनली अपने सारे एक्सपीरियंसेस को उन्होंने एक बुक का रूप दिया जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है और ये बुक है कैंटरबरी टेल्स। हालांकि इसका नाम कैंटरबरी टेल्स है लेकिन ये प्रोज वर्क नहीं है। कैंटरबरी टेल्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री जिसमें 30 पिलग्रिम्स थॉमस बैकेट की श्राइन में जाते हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए ये पिलग्रिम्स रास्ते में कहानियां सुनाते हैं। ओरिजिनली चौसर की योजना थी कि हर एक पिलग्रिम 4 स्टोरीज सुनाएगा और इस तरह से कैंटरबरी टेल्स में टोटल 120 स्टोरीज होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये काम कंप्लीट करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई और वो केवल 24 स्टोरीज ही लिख सके। कैंटरबरी टेल्स के अलावा चौसर के अदर मेजर वर्क्स में पहला नाम आता है पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स का। फॉल्स का मतलब है बर्ड्स, तो ये कहानी है बर्ड्स की जो एक साथ बैठती हैं और डिस्कशन करती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा जिस पर आगे चलकर विलियम शेक्सपियर ने भी स्टोरी लिखी थी। इसके अलावा द बुक ऑफ द डचेस और द लीजेंड ऑफ गुड विमेन को याद रखना भी ज़रूरी है। जेफरी चौसर के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि 1400 एडी में उनकी डेथ होने पर वो पहले ऐसे राइटर बने जिसे वेस्टमिनिस्टर एबी के पोएट्स कॉर्नर में दफनाया गया। चौसर के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं इस दौर के, विलियम लैंगलैंड,
जिन्हें मिडिल इंग्लिश अलिटरेटिव पोएट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल पियर्स प्लेमन का राइटर माना जाता है। पियर्स प्लेमन एक एलिगोरिकल वर्क है जिसमें कई रिलीजियस थीम्स हैं। तो दोस्तों, ये था एज ऑफ चौसर पर मेरा वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।